नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का यह तीसरा वीडियो है जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न पर आधारित है। तो पहला प्रश्न है, डाइट का पूरा नाम क्या है? तो डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है, एनपीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो एनपीआरसी का पूरा नाम है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। अगला प्रश्न है कि ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव प्रधानाध्यापक होता है। अगला प्रश्न है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? तो राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है, जो कि वर्तमान में जिसका नाम प्रयागराज हो गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पे है? तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है। अगला प्रश्न, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न, बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता है? तो यह प्रवज्जा संस्कार है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के विकास के उद्देश्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है। तो यह है आदर्शवाद पर। अगला प्रश्न है, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह किसमें आवश्यकता नहीं होती है? प्रकृतिवाद में। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने कहा है? तो यह विचार मिस्टर रूसो जी का है। अगला प्रश्न है, रूसो को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते ही व्याकरण शिक्षा सहजता से पढ़ने की वकालत किसने किया है? तो ये इसका आंसर है जॉन डी यूबी। अगला प्रश्न है, सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तिगत या व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच विचार किसका है? यह सोच विचार है महात्मा गांधी जी का। अगला प्रश्न है, मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मानव की शिक्षा की पुस्तक के लेखक हैं फ्रॉबेल। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? तो इसको गिजुभाई बघेला ने कहा है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका आंसर है 1969 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना किस योजना या कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर है शिक्षा का सार्वभौमिकरण या शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है। तो क्या है? बाल श्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है, परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? तो यह है शिक्षा के। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? तो यह है शैक्षिक अवसरों की समानता। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज में सभी के बीच लिंग भेदभाव के कार्य या व्यवहार करना कहलाता है। तो यह कहलाता है लैंगिक समानता। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो वैदिक साहित्य में शिक्षा का शब्द है विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता चार्ल्स पियर हैं, जो 1839 से 1894 तक की इनकी अध्यक्षता थी। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है
जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। अगला प्रश्न है कि बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी थी? तो बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा गीजूभाई ने दी थी। अगला प्रश्न है मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? तो मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि 3 भागों में विभाजित है, जैसे कि कर्म इंद्रियों की शिक्षा, ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। अगला प्रश्न है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये था 4 अगस्त 2009 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का अभिप्राय है कि आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिक, राजनैतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। तो अगला ये इसका आंसर है जल प्रदूषण रोकने के निम्न उपाय हैं, जैसे कि शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है नदियों के समीप गंदे बर्तन व मरीजों के कपड़े नहीं धुलने चाहिए। तीसरा पॉइंट है नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण नियम लागू किया गया था। और अगला प्रश्न है भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? तो सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के तापमान क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। अगला प्रश्न है बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। तो बालिका शिक्षा की जो प्रमुख समस्याएं इस प्रकार से हैं कि शैक्षिक अवसरों में समानता की समस्या होती है और कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव होता है। अगला प्रश्न है किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो 4 मूल्य कुछ इस प्रकार से हैं सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और दया। अगला प्रश्न है फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था? तो फ्रॉबेल द्वारा किंडरगार्टन का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो टैगोर को सत्यम शिवम सुंदरम एवं अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव यानी कि सुप्रीम मैन को माना था, वही अद्वैतवादी थे। अगला प्रश्न है फ्रॉबेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रॉबेल के पुस्तक का नाम है एजुकेशन ऑफ मैन तथा दूसरा प्रमुख रचना है मदर एंड प्लेज सॉन्ग्स। अगला प्रश्न जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो जनसंख्या शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि जनसंख्या और शिक्षा, अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझने के लिए इनकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक है जो निम्नलिखित है। जैसे कि राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार है यह एक ऐसा प्रयास है जिनके द्वारा विभिन्न वर्गों विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जननांकिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकास इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। दूसरा पॉइंट है यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में या अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में ही नहीं जानना चाहिए। इससे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष तथा मानव स्रोत का विकास के संबंध में जानना चाहिए। अगला प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है कि यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने में समर्था भिन्न है। और दूसरा पॉइंट है इस पद्धति में स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। और तीसरा है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापकों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, VCR, CD प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा
साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। इनकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है और ना ही कोई निश्चित नियमावली। यह बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष और अनौपचारिक होती है। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया क्या है? तो आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीक के प्रयोग का सूचक है एवं इससे डिजिटल वीडियो ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरेक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यम जैसे कि श्रव्य, दृश्य और पाठ्य तथा चित्रित आदि का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अध्ययन सफल सिद्ध हुआ है। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम बताइए। तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा तथा हीगल। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता में सन 1863 ईस्वी में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नारेंद्र दत्त था। अगला प्रश्न है, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो टैगोर ने सन 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य बताइए। तो पहला लक्ष्य जैसे है कि आर्थिक प्रगति तथा स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की शिक्षा, अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन को वर्तमान तथा प्रभावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति कराना था। और दूसरी जो है, छोटे परिवार को, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है, वह प्रशंसनात्मक दृष्टि से देखना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। तो वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय या पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। अगला प्रश्न, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था? तो प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम था एकेडमी। क्या था? एकेडमी। अगला प्रश्न है, राज्य से आप क्या अभिप्राय है? तो I.L. कैंडिल के अनुसार है, राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का क्या नाम था? तो ये है फ्रॉवेल। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? जो प्रयोजनवाद है ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो शिक्षण विधि के जनक हैं सुकरात जी। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकृतिवाद को भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था? तो फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन 1839 में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो समाज के प्रमुख कार्य निम्न हैं, जैसे कि समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है और उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला है, मूल्य का अर्थ बताइए। तो मूल्य का शाब्दिक अर्थ है कि व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्माननीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए, यही मूल्य है। अगला प्रश्न है, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हैं गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का ना मिलना और जागरूकता इत्यादि। अगला प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था? तो सन 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया था? तो सन
1791 ईस्वी में जोइनल दक्कन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था? तो यह है 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया था। दोस्तों, अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी? वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की थी। अगला प्रश्न है, निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम या विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है? तो इसमें है 11 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वयन आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का। अगला प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ की थी? तो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है मुख्यतः, ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, तो प्रारंभिक शिक्षा का जो है दी जाती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य यह है, बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। अगला प्रश्न, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो जॉन ड्यूवी का मानना था कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक को अपने शिक्षार्थी को निश्चित रूप समय में निश्चित विधि से निश्चित वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करना चाहिए। इसीलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही निश्चित पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? तो परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसमें है, पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध करता है और नवीन मूल्यों का निर्धारण एवं मूल्य दर्शन का प्रयोजनवाद है। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता है महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म इटली में हुआ था। अगला प्रश्न है, समाज एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो माइकाबर एवं पेज के अनुसार है, समाज लोकाचार एवं कार्य विधियों, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं वर्ग तथा मानव व्यवहार के नियंत्रित एवं स्वच्छंदता की एक व्यवस्था है। इस सततता परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह समाज संबंधों का जाल है और यह सदैव बदलता रहता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम बताइए। तो प्रमुख कारक हैं परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार आदि। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? तो लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर संविधान की धारा 29(2) में सार्वभौमिकता शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। धारा 29(2) में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित व सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? तो बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। जैसे कि साइकिल तथा स्कूटर रिपेयर करने की दुकान पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं। चाय एवं रेस्टोरेंट में बालक चाय देते हैं, कारखानों में बालक कार्य करते हैं। इसी प्रकार अन्य दुकानों तथा घरों पर बालक कार्य करते हैं जबकि उनकी विद्यालय जाने की उम्र होती है। घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं।